छात्र छात्राओं, गुड आफ्टरनून। अपने जो भारत का भूगोल है उसमें अपने चल रहा था भारत का अफवाह तंत्र। उस अफवाह तंत्र में अपने जो भारत के अफवाह तंत्र थे, 12 अफवाह तंत्र थे, उसके बारे में इससे पहले वाली क्लास में अध्ययन किया था और अब अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी हिमालय अफवाह क्षेत्र, यानी हिमालय का अफवाह क्षेत्र। तो हिमालय अफवाह के नदी तंत्र, हिमालय अफवाह के नदी तंत्र। तो हिमालय अफवाह के नदी तंत्र यानी कहने का मतलब कि हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां प्रभावित हो रही है, उनका अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हिमालय तथा हिमालय के परे, यानी हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। यानी हिमालय व हिमालय के परे क्षेत्र, हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को नदी क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला भाग है सिंधु नदी तंत्र, फर्स्ट है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, व तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 भाग हैं। हिमालय से निकलने वाले जो नदियां हैं उनके मुख्य 3 भाग हैं। तो 3 भागों में से जो मुख्य भाग है वो अपने आज जिसका अध्ययन करेंगे वो है सिंधु नदी तंत्र। कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। अब इस सिंधु नदी तंत्र का अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सिंधु भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र है। यानी सिंधु भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र माना जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी सबसे पहले इसकी यदि अपने लंबाई के बारे में चर्चा करें तो इस नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 209 किलोमीटर है। यानी सिंधु नदी की संपूर्ण लंबाई 2880 किलोमीटर 2880 किलोमीटर है तथा भारत में यह
भारत में ये 709 किलोमीटर 709 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यानी भारत में टोटल इसकी जो संपूर्ण लंबाई है 2880 किलोमीटर है तथा भारत में यह 709 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अब 709 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए सिंधु का जलग्रहण क्षेत्र लगभग, यानी सिंधु का जो जलग्रहण क्षेत्र है, सिंधु का जलग्रहण क्षेत्र 1,165,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी 1,01,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जिसकी लगभग 3,21,284 वर्ग किलोमीटर भारत में है, जो लगभग 3,21,284 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में फैला हुआ है। किसमें? भारत में फैला हुआ है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। यानी भारत में ये नदी तंत्र भारत का कौन सा है? पश्चिमी नदी तंत्र है, जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसकी मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो है मुख्य सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी व व्यास, व सतलज। इसकी क्या है? मुख्य सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु नदी की। झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज। ये 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। ये मुख्य 5 सहायक नदियां मुख्य रूप से सिंधु का उद्गम यानी बोखरचू हिमनद में होता है। यानी इसका जो उद्गम क्षेत्र पूछा जाए, सिंधु का जो उद्गम क्षेत्र पूछा जाए, तो उद्गम क्षेत्र बोखरचू हिमनद माना जाता है। हिमनद को माना जाता है, यानी बोखरचू हिमनद। अब ये बोखरचू हिमनद कहाँ है? यह मुख्य रूप से चीन के पास में है, इसलिए इसका बोखरचू नाम रखा गया है। ये जो कैलाश श्रेणी से 6,714 किलोमीटर के उत्तरी ढाल पर स्थित है, जो कैलाश श्रेणी से 6,714 किलोमीटर 6,714 किलोमीटर पर स्थित है। कैलाश श्रेणी पर, कैलाश श्रेणी पर। अब इस कैलाश श्रेणी पर ये स्थित होने के कारण, यानी यहाँ की जो उत्तरी ढाल पर स्थित है, यह सबसे ज्यादा हिमनदों तथा पर्वतमालाओं के ढाल के बीच में स्थित होने के कारण, यानी सर्वाधिक ढाल यहीं पर है। जैसे काकाकोरम लद्दाख जाकर अववाहित करती है। कैलाश पर्वत से निकलने के बाद यह एक सिकुड़ी हुई घाटी से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। यानी एक दरार घाटी के रूप में, ये एक दरार घाटी के रूप में उत्तर पश्चिम दिशा में क्या करती है?
बहती है, जहां इसे सिंगी खवन या लायंस माउथ कहा जाता है। यानी इसको दो नामों से जाना जाता है, सिंगी खवन और लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से ये प्रभावित होती हुई उत्तर पश्चिम में लगभग बहती है। अब इसे सिंगी खवन या लायंस माउथ कहा जाता है। सिंगी खवन, सिंगी खवन पर लायंस कहा जाता है। अब मुख्य रूप से ये सिंधु नदी तंत्र है। इस सिंधु नदी तंत्र के बाद में इसकी जो हस्त है उसकी अपनी चर्चा करें तो सिंधु में फर्स्ट नदी, इसके बाद में इसका जो दूसरी है वो झेलम है। झेलम जो इसकी क्या है, सहायक नदी है। तो सहायक नदी झेलम का उद्गम एक जल स्रोत से बेरीनाग, यानी इसकी मुख्य सहायक नदी है झेलम, इसका उद्गम बेरीनाग के पास से ये क्या है निकलती है, और वहां से निकलने के पश्चात जो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण, जो कश्मीर घाटी है उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण यह उत्तर पश्चिम में लगभग 110 किलोमीटर तक बहती है, जहां पर वूलर झील के में क्या करती है, ये प्रवेश करती है। यानी वूलर झील काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि वूलर झील कहाँ है, तो वूलर झील कश्मीर में है। तो वूलर झील में क्या करती है, ये प्रवेश करती है तथा बारामूला से आगे चलकर यह 2130 मीटर गहरे महाखंड में प्रवेश करती है। यानी 2130 गहरा जो महाखंड है उसमें प्रवेश करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है, जो मुजफ्फराबाद पाकिस्तान की ओर मुड़ जाता है। यानी उसके बाद में मुजफ्फराबाद पाकिस्तान की तरफ अपनी क्या करती है, अपनी गति को क्या करती है, मूवमेंट करती है। कौन सी, झेलम। और उसके पश्चात धीरे धीरे बहती हुई यानी अपने क्षेत्र को विस्तृत करती है, और क्षेत्र को विस्तृत करके काफी विस्तार पूर्वक बढ़ती हुई ये अपने अब है इसके बाद में चेनाब, यानी दूसरी इसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी वो है चिनाब या चेनाब। चिनाब नदी मुख्य रूप से यह भारत में लगभग 1180 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यानी भारत में 1180 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, यानी बहती है, तथा 26,755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अफवाहित करती है। यानी यह नदी, चिनाब नदी, यह भारत में लगभग 1180 किलोमीटर तक बहती है। भारत में लगभग 1180 किलोमीटर तक बहती है तथा 26,755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अफवाहित होती है। 26,780 किलोमीटर क्षेत्र को अफवाहित करती है। कौन सी, चेनाब। तो इसका मोटे मोटे रूप से ध्यान रखना है कि भारत में कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, 1180 किलोमीटर, तथा कितने क्षेत्र को अफवाहित करती है, वो है 26,780 किलोमीटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यानी इस चेनाब को हिमाचल प्रदेश में एचपी में इसको चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। चंद्रप्रभा के नाम से इसको मुख्य रूप से जाना जाता है। और चंद्रप्रभा भाग की दो सहायक नदियां हैं जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में बारालाचा दर्रा, जो बारालाचा दर्रा 4843 मीटर के दोनों ओर से होता हुआ इन नदियों में चंद्रा का उद्गम हिमनद से हुआ है। यानी हिम जो बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ के पिघलने के पश्चात इसका यानी इनसे बना है। तो इसको मुख्य रूप से ये ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो ये चंद्रप्रभा है, ये चंद्रप्रभा क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ हमेशा क्या होती है, जमी रहती है और उस बर्फ धीरे धीरे पिघल के वो किसका रूप लेती है, चेनाब का रूप लेता है। वो पानी किसका रूप ले रहा है, चेनाब का रूप ले रहा है और उसमें वो क्या होता रहता है, प्रभावित होता रहता है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए चेनाब नदी पर जब इन नदियों में चंद्रा का उद्गम हिमनद से हुआ है तथा अगले भाग में प्रभाती व नीचे की ओर उनका संगम डांडी में होता है, डांडी क्षेत्र में इसका क्या होता है, संगम होता है। और एक पीर पंजाल को रियासी में पार कर पाकिस्तान में क्या करती है, प्रवेश करती है। ध्यान रखना, यानी रियासी से ये कहाँ प्रवेश कर रही है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जो चेनाब नदी पर बनी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं, तो चेनाब पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं बागल विहार, सलाल तथा दुलस्ती परियोजना। कौन कौन सी हैं, बागल विहार है, सलाल परियोजना है तथा दुलस्ती परियोजना है। बागल विहार परियोजना टोडा जिले में है, जो एक परियोजना की कुल ऊंचाई 144.5 मीटर है। यह परियोजना 450 मेगावाट विद्युत की क्या करती है, आपूर्ति यानी वाट बिजली की उत्पत्ति करती है। यह योजना जम्मू एंड कश्मीर को पर्याप्त बिजली प्रदान करती है। यानी सबसे ज़्यादा चेनाब पे जो बिजली तैयार की जाती है वो सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर को क्या करती है, विद्युत आपूर्ति करती है, जिसका लाभ सबसे ज़्यादा J&K को प्राप्त हुआ है। अब ये जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी इसके पश्चात धीरे धीरे ये अपने क्षेत्रों को क्या करती है, विस्तार करती है। विस्तार करती हुई राजस्थान में भी क्या करती है, प्रवेश करती है। अब इसकी जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियों में जो 3rd नंबर की है वो है रावी नदी। यह नदी 725 किलोमीटर तक बहती है। यानी रावी नदी 725 किलोमीटर क्षेत्र तक बहती है तथा भारत में 5,957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करती है, अपवाहित करती है। यानी लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। अब ये प्रभावित कर रही है, 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। तो जो चेनाब नदी थी, वो चेनाब नदी कुल कितने क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी, वो 26,780 किलोमीटर को, जिसका इसका कितना, केवल 6,000 यानी 20,000 क्षेत्र क्या है इसका कम है। अब यह नदी 725 किलोमीटर तक बहती हुई, कौन सी, रावी नदी 725 किलोमीटर क्षेत्र तक बहती हुई तथा भारत में 5,957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। और रावी कुल्लू में जो रोहतास दर्रा है, जो कुल्लू घाटी में रोहतास दर्रा है, उसके निकट निकलती हुई यह व्यास नदी के स्रोत के निकट अपने पीर पंजाल के पश्चिमी ढाल को तथा धौलाधर श्रेणी के उत्तरी ढाल को क्या करती है, अपवाहित करती है। यानी कहने का मतलब
यह नदी 725 किलोमीटर तक बहती हुई तथा भारत में 5,957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करते हुए रावी कुल्लू में रोहतास दर्रे के निकट निकलती है और वहां से व्यास नदी के जल स्रोत के निकट से यह नदी पीर पंजाल के पश्चिमी ढाल को तथा धौलाधर श्रेणी के उत्तरी ढाल को क्या करती है, अपवाहित करती है। उसके बाद में इसके नेक्स्ट जो सहायक नदी है वो है व्यास। व्यास नदी का जो स्रोत है व्यास कुंड माना जाता है, यानी जो व्यास नदी है उसका जो जल स्रोत का जो क्षेत्र माना जाता है वो व्यास कुंड ही माना जाता है, जो कुल्लू घाटी के रोहतास दर्रे में 4000 मीटर के दक्षिणी फलक के निकट स्थित होने के कारण, यानी दक्षिणी फलक के निकट स्थित होने के कारण जहां पर यह नदी कुछ किलोमीटर तक बहती है और जिसके बाद यह धौलाधर श्रेणी को काटती हुई, यानी धौलाधर श्रेणी में धौलाधर पर्वत श्रेणी है उसको पर्वत श्रेणी को काटती हुई आगे की ओर अपने गति प्रदान करती है और गति प्रदान करके अपने विस्तार को काफी अधिक दूरी तक बढ़ाती हुई आगे प्रवेश करती है। उसके बाद में जो गंगा नदी वो सिंधु नदी जल प्रवाह क्षेत्र है उसकी जो सहायक नदी है वो है सतलज नदी, यानी ये इसकी सहायक नदी है सतलज। तो सतलज नदी, यह सतलज नदी का उद्गम राकाश झील से होता है, यानी इस सतलज नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, यानी सतलज नदी का उद्गम क्षेत्र राकाश क्षेत्र है। कौन सा है? राकाश क्षेत्र है, यानी राक्षस ताल के पास से इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है और राक्षस ताल से ये निकलती हुई आगे की ओर प्रभावित होती है, जो लगभग यानी 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील, यानी 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील जो चीन के निकट स्थित है, चीन के पास में स्थित है, यह एक पूर्ववर्ती नदी भी कही जाती है। यानी अपने कल इसका अध्ययन किया था पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी है, तो पूर्ववर्ती नदियों में सतलज भी एक पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। पूर्ववर्ती का तात्पर्य यही है क्योंकि वो जिस क्षेत्र से निकल रही है उस क्षेत्र में उसका पहले भी उसका क्या था, आरोगमन था या आगमन था, उस क्षेत्र को पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, जिसे तिब्बत में लांगचेन खंबाब कहते हैं, जिसको तिब्बत क्षेत्र में लांगचेन खंबाब कहते हैं। यह नदी जास्कर तथा वर्त हिमालय श्रेणी में महाखंड का क्या करती है, एक निर्माण करती है। महाखंड का निर्माण करती हैं, जो शिवकला दर्रा में 4300 मीटर के निकट ये हिमालय प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। यानी 4300 मीटर के निकट ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां पर जास्कर श्रेणी से होकर ये क्या होती है, बह रही है या निकल रही है। सतलज नदी का मेन यानी कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी का उद्गम क्षेत्र बताइए या सतलज नदी का उद्गम केंद्र कौन सा है। तो इसका है राक्षस झील या राक्षस क्षेत्र। तो राक्षस झील के पास में राक्षस क्षेत्र होने की वजह से इसका जो मुख्य उद्गम क्षेत्र है वो राक्षस झील ही माना जाता है, जो लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील जो चीन के निकट है, यह एक पूर्ववर्ती नदी भी कहलाती है, जिसे तिब्बत में लांगचेन
खम्बाब कहा जाता है, ये चीनी नाम है, लांगचेन खम्बाब कहा जाता है। यह नदी जास्कर तथा वर्ध हिमालय श्रेणी में महाखंड का निर्माण करती है और शिवकला दर्रे जो 4300 मीटर के निकट ये हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है, जहाँ पर यह जास्कर श्रेणी से होकर बहती हुई। अब इसके बाद में जो इसकी सहायक नदी है वो घाघरा है, यानी पौराणिक इसका नाम है सरस्वती, यानी घाघरा नदी ये आंतरिक प्रवाह की नदी। अपने राजस्थान में इसकी बात करें तो इसको आंतरिक प्रवाह की नदी भी कहा जाता है, यानी पौराणिक नाम है इसका सरस्वती नदी। क्या है इसका नाम? सरस्वती। राजस्थान में इसको सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, घाघरा भी कहते हैं, जो आंतरिक नदी प्रवाह क्षेत्र की नदी है। यह एक अनंत स्थलीय अफवाह है, यानी आंतरिक अफवाह है, जो अंबाला हरियाणा के निकट, यानी अंबाला हरियाणा के निकट सिरमौर के शिवालिक पाद यानी मलवा पंख है, वहाँ से निकलती है। मलवा पंख है शिवालिक पर्वत के, यानी शिवालिक पर्वत के जो पाद हैं यानी पद चिन्ह हैं, उन पद चिन्हों के पास में मलवा पंख है, वहाँ से निकलती है और मैदान में प्रवेश करने के बाद, मैदान में प्रवेश करती है और उसके बाद में तुरंत क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी पृथ्वी की आंतरिक सतह में समा जाती है। और परंतु करनाल जिले के पीर से प्रकट हो तो फिर से ये करनाल जिले में फिर से क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है और इसके आगे है सरिता हरका का कहलाती है, यानी पंजाब करनाल जिले में फिर से प्रकट होके इसका नाम हो जाता है सरिता हरका। काफ़ी बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कंपटीशन में कि सरिता हरका पंजाब या करनाल जिले से आगे जो घाघरा घंगर नदी है उसका नाम क्या है, तो वो है सरिता हरका, जो बीकानेर के नज़दीक हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है या लुप्त हो जाती है। अब ये बीकानेर के पास में, बीकानेर के नज़दीक हनुमानगढ़ है राजस्थान में, उसमें विलुप्त हो जाती है और राजस्थान में ये आंतरिक प्रवाह की एक नदी तंत्र कहा जाता है। तो अपने सबसे पहले अपने से जो नदी तंत्र है सतलज नदी का जो ये है अपने बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। इस सिंधु नदी तंत्र की अपने बात कर रहे हैं कि ये भारत में सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी तंत्र को सबसे पहले अपने हिमालय के परे, हिमालय के परे क्षेत्र निकलने वाले नदी क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में अपने क्या किया, विभाजित किया है। बात को समझना कि हिमालय के परे क्षेत्र निकलने वाले नदी क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में क्या किया है, विभाजित किया गया है, जिसमें पहला क्षेत्र है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र व तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों नदियां हैं नदी तंत्र किसका है, हिमालय का एक पार्ट बनाती है, जिसमें अपने सिंधु का अपने अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सिंधु नदी का सबसे पहले अपने इसकी जो सहायक नदियां हैं, यानी सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, और इसके बाद में घग्गर भी है। तो ये नदियां मुख्य रूप से, अब इसमें अपने जो मुख्य जो सहायक नदी भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण नवीन क्षेत्र बनाती है, संपूर्ण जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में 709 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो ये जो नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र में राजस्थान विश्वविद्यालय है, उस राजस्थान विश्वविद्यालय में क्वेश्चन किया जाता है कि भारतीय नदी तंत्र को समझाइए, यानी डायग्राम की सहायता से भारतीय नदी तंत्र को समझाए। तो 3 भागों में इनको तीनों को नाम लिखते हुए, यानी पहला सिंधु नदी, फिर गंगा नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, यानी तीनों ये किसकी हैं, हिमालय से निकल रही हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, प्रश्न ये बनता है
कि हिमालय से निकलने वाले नदी तंत्र को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इनमें सिंधु नदी है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र, तीनों का अपने को क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है, स्पष्टीकरण देना है। ये हमेशा इसमें इसका क्या करना है, विवरण देना है और ये इसी में लागू होगा। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।